गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 12th और 13th दिसंबर के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आर्टिकल 370 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव स्पेशल स्टेटस टू विच स्टेट और यूटी इन इंडिया। जो भारत के संविधान का आर्टिकल 370 है उसने कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था? ऑप्शन ए इज नागालैंड, ऑप्शन बी इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज मेघालय। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग के ड्यूरिंग क्या किया है, जो आर्टिकल 370 को आपने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था, उसको वैलिड कर दिया है कि ठीक है जो आर्टिकल 370 है इट विल बी एब्रोगेटेड। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने डाला है। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 के द्वारा दिया गया था वो अबॉलिश कर दिया था आर्टिकल 370, और जो जम्मू एंड कश्मीर था उसका स्पेशल स्टेटस है रिवोक कर दिया गया था, क्योंकि आर्टिकल 370 और उसके बाद आर्टिकल 35A को अबॉलिश कर दिया गया था। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड कर दिया है कि ठीक है वो चीज ठीक है, हम भी उसको वैलिड मानते हैं। आर्टिकल 370 की वजह से जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को, उसकी वजह से सेंटर की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड थी, वो सभी वहां पर लागू नहीं होती थी, कुछ कंडीशंस थी उसमें। सो अब जो रिसेंट हियरिंग की वजह से इसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग डिसीजन किया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अब जो लोग हैं जम्मू कश्मीर से बाहर और जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में लैंड खरीद सकते हैं, जो कि पहले वो रिस्ट्रिक्टेड था। पहले जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग वहां पर लैंड नहीं खरीद सकते थे। सिमिलरली एक और क्या हुआ है, जो कश्मीरी पंडित हैं उनको कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं उनके लिए, और जो लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस हुए हैं उनको भी कुछ सीट्स रिजर्वेशन मिलेगी। इसके अलावा तीसरा जो इम्पैक्ट होगा, जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे उनको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, तो ये इसका इम्पैक्ट होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? ऑप्शन ए है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है यूएनईपी, ऑप्शन सी है UNFCCC एंड ऑप्शन डी है WTO। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ द फाइनेंस फॉर नेचर 2020 रिपोर्ट जो है 2023 रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी ने रिलीज की है। ये रिपोर्ट करती क्या है, जो भी पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस फ्लो होता है, फाइनेंस आता है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए, सो दैट जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो भी पूरी दुनिया में चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं उसको ये टैकल कर सकें। ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस या फिर ऐसे एक्शंस जो कि हम इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, सस्टेनेबल वे में मैनेज करने के लिए, या नेचुरल और मॉडिफाइड इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए जो लेते हैं, और सोसाइटल चैलेंजेस जो हैं वो इफेक्टिवली और अडेप्टिवली एड्रेस करते हैं साइमल्टेनियसली, लोगों को भी जिससे बेनिफिट होता है और नेचर को भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूएनईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a permanent research station of India in Antarctica? अंटार्कटिका में इनमें से कौन सा इंडिया का परमानेंट रिसर्च स्टेशन नहीं है? नॉट पूछा गया है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए है मैत्री, ऑप्शन बी है भारती, ऑप्शन सी है दक्षिण गंगोत्री एंड ऑप्शन डी है हिमाद्री स्टेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यों सबसे पहले तो न्यूज में था, क्योंकि इंडिया का जो इंडिया अंटार्कटिका का जब परमानेंट रेजिडेंट बना था उसको 40 साल हो गए हैं, क्योंकि 1983 में इंडिया ने अपना पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया था अंटार्कटिका में, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1990 में अमेंडमेंट कर दिया था। उसके बाद इंडिया ने जो है अब तक 3 रिसर्च स्टेशन जो है वो सेटअप किए हैं, जिसमें से मैत्री जो कि 1988 में स्टार्ट हुआ था, देन भारती जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी ऑपरेशनल है। तो जो हिमाद्री स्टेशन है ये अंटार्कटिका में नहीं है।
आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हिमाद्री स्टेशन है वो कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अप्रूव्ड बाय यूएन जनरल असेंबली या यूएनजीए इन विच ईयर। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की वो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा कब अप्रूव की गई थी। ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी है 1943, ऑप्शन सी है 1948 एंड ऑप्शन डी है 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि यूडीएचआर ने रिसेंटली 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी 75th एनिवर्सरी जो है वो रिसेंटली इसने सेलिब्रेट की है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, जिसके अंडर जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, उनके राइट्स और उनकी फ्रीडम के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन है। यूडीएचआर जो है यूएन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 में जो है वो अप्रूव किया था। तो इसको 75 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो ये न्यूज में था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बन्नी ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। बन्नी ग्रासलैंड्स जो है ये भारत के कौन से राज्य में है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बानी ग्रासलैंड जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। वहां पर एक चीता का ब्रीडिंग और कंजर्वेशन सेंटर। बानी ग्रासलैंड जो है ये एरिड ग्रासलैंड है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में लोकेटेड है। ये जो रीजन है वहां पर बानी बफलो है जो और कंकरेज काओ, इनका भी ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह ये सर्व करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 इज लॉन्च्ड बाय। मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी है इंटरपोल एंड ऑप्शन डी है आईएमडी यानी कि इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 जो है ये इंटरपोल का ऑपरेशन है, पहला इंटरपोल का ऑपरेशन है जो कि स्पेसिफिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग फ्यूल्ड फ्रॉड को ही टारगेट करता है, जो लोगों की, इंसानों की ट्रैफिकिंग की जाती है। इस ऑपरेशन ने ये चीज रिवील की है कि जो विक्टिम्स हैं वो यूजुअली क्या उनको लालच दिया जाता है कि आपको जैसे फेक जॉब एड्स वगैरह करके, और उसके बाद उनको फोर्स किया जाता है ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पर, और इसके साथ क्या होता है उनको फिजिकली भी अब्यूज किया जाता है, तो वो पूरी तरीके से फंस जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल जो है ये पुलिस को मदद करती है कि पूरे ग्लोब की जो पुलिस है वो एक साथ काम करे, पूरे वर्ल्ड को सेफ प्लेस बनाकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज report titled a policy toolkit for implementing life has been released by। a policy toolkit for implementing life एक रिपोर्ट है जो किसके द्वारा रिलीज की गई है। ऑप्शन ए है यूएनडीपी, ऑप्शन बी है एफएओ, ऑप्शन सी है आईईए एंड ऑप्शन डी है डब्ल्यूटीओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी टूलकिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइफ, ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए के द्वारा रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ जो 2022 में लॉन्च किया गया था, इंडिया के द्वारा ही लीड किया गया था, ग्लोबल लेवल पर एक मास मूवमेंट है जिसका एम है कि एनवायरनमेंट को हमने बचाना है। तो इस रिपोर्ट ने बहुत ही कंक्रीट पॉलिसी टूल किट प्रोवाइड की है कि हम मिशन लाइफ को कैसे एडवांस कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पर, चाहे वो देश, कंट्री, नेशनल लेवल पर हो, सब नेशनल लेवल पर हो, इंडिविजुअल लेवल पर हो। अगर मिशन लाइफ की बात करें, ये UNFCCC की जो COP26 हुई थी वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट्स में बताना है कि COP26 कहां पर हुई थी। वो मैंने यहाँ पर जानबूझकर नहीं लिखा, वो आपको कमेंट्स में बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आपके लिए ये भी क्वेश्चन है कि IEA के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृत, जिसकी फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी हैज बीन डेवलप्ड बाय। जो अमृत है जिसकी फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, किसके द्वारा डेवलप की गई है। ऑप्शन ए है IIT कानपुर, ऑप्शन बी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली एंड ऑप्शन डी है IIT मद्रास।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने डेवलप की है अमृत नाम की टेक्नोलॉजी, जिसका एम क्या है, आर्सेनिक और जो मेटल आयंस है उनको पानी से रिमूव करना। ये टेक्नोलॉजी नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड को यूज करती है, जो कि सिलेक्टिवली आर्सेनिक को रिमूव करते हैं। जब पानी वहां से पास किया होता है तो वहां से क्या है, सिलेक्टिवली आर्सेनिक को रिमूव किया जाता है। ये जो सॉल्यूशन है ये काफी अफोर्डेबल जो है माना जाता है। पॉइंट ऑफ यूज जो वाटर प्योरीफायर्स हैं वहां पर जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो भी वर्स्ट बहुत ज्यादा जहां पर आर्सेनिक पोल्यूटेड वाटर है, आयरन और फ्लोराइड इफेक्टेड रीजन है, वहां पर ये जो पॉइंट ऑफ यूज वाटर प्योरीफायर्स है वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज IIT मद्रास। Next question is WinBEX 2023 is a joint military exercise between armed forces of India and dash। WinBEX 2023 जो है ये joint military exercise है इंडिया और किस देश की आर्म्ड फोर्सेस के बिटवीन। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी है इटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं WinBEX 2023 जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में। ये जो एक्सरसाइज है वियतनाम के हनोई में स्टार्ट हुई है 11 दिसंबर को और 21 दिसंबर तक चलेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में लोकेटेड है। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि वहां पर जो कबीले के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व से वहां से हटाकर कहीं और लोकेट किया गया है। और उन्होंने क्या किया, इसकी वजह से काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कि गवर्नमेंट को हम इस चीज के लिए मना लें कि जो भी उनका अनलॉफुल रीसेटलमेंट हुआ है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के विदिन, उसके जो भी रिजल्ट निकले, कॉन्सिक्वेंसेस हुए, उसको गवर्नमेंट क्या रेक्टिफाई करे। तो उसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूज में था। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु। ये हमारा सोशल मीडिया का यूजर नेम है, जैसे टेलीग्राम का यूजर नेम है। कल वीडियो नहीं आई थी बिकॉज ज्यादा न्यूज थी ही नहीं, तो मैं क्या ही उसमें से बनाती क्वेश्चंस। तो टेलीग्राम पे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, अपडेट, क्विज, PDF वगैरह चाहिए, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।